दोस्तों, आज भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है, इस तनाव की स्थिति को दो शब्दों के अंदर युद्ध कहा जाता है। लेकिन क्या युद्ध लड़ना इतना आसान होता है? जब भी एक देश दूसरे देश से युद्ध लड़ता है तो संसद से क्या उसका प्रस्ताव पारित करवाना पड़ता है, अनुमति लेनी पड़ती है, या अगर अनुमति लेनी पड़ती है तो किन परिस्थितियों के अंदर युद्ध की रणनीति तैयार की जाती है, और अगर क्या प्रस्ताव पारित किए बिना भी युद्ध किया जा सकता है। आज तमाम बातों के बारे में आज हम लोग यहां पर चर्चा करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं। आप लोग बने रहिएगा। आप लोगों को बड़ा दिलचस्प ये टॉपिक लगने वाला है, क्योंकि अब तक भारत ने 1947 से लेकर 2025 तक 3 बार युद्ध की घोषणा की है, जिसमें से केवल एक बार हमने संसद से प्रस्ताव पारित किया है। अगर आप लोगों को पता है तो पहले से ही मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि वो कौन से वर्ष का युद्ध था और किसके साथ में हमने वो युद्ध लड़ा था जिसमें हमने संसद से प्रस्ताव पारित किया था और अनुमति जो है वो ली थी। लेकिन जब भी दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो युद्ध का असर जो है वो दूसरे क्षेत्रों के अंदर भी देखने को मिलता है। जैसे खेल के मैदान के अंदर खिलाड़ी एक दूसरे के साथ में तनाव की जो स्थिति है उसको वो पैदा कर लेते हैं। एक बॉलर जब वो बॉलिंग करता है मैदान में और बैट्समैन खेलता है तो दोनों के बीच में जो शब्दों का आदान प्रदान होता है वो भी बड़ा दिलचस्प होता है। इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान का जब कभी भी मैच होता है तो स्टेडियम खचाखच भर जाता है, क्योंकि जो दर्शक है उनको पता है कि आज कुछ ना कुछ गर्मी जो है वो जरूर यहां पर देखने को मिलेगी और एक कांटेदार टक्कर जो है वो भी हमको यहां पर देखने को मिल सकती है। यही नहीं, अगर हम लोग सीमाओं के ऊपर देखें तो वहां पर भी हमको तनाव देखने को मिलता है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी जो युद्ध चल रहा है उसमें वाघा बॉर्डर को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। शाम को 5:30 बजे जो वाघा बॉर्डर के ऊपर परेड किया करते हैं भारत और पाकिस्तान मिलकर, उसको भी बंद कर दिया गया है। यहां तक कि गुजरात के अंदर भी जो परेड होती है उसको भी बंद कर दिया गया है। तो खेल के मैदान हो या फिर सीमाएं हो, वहां पर पूर्ण तरीके से तनाव की स्थिति हम लोग देखने को मिलती है। साथ ही के अंदर भारत ने हाल ही में कुछ क्षेत्रों के ऊपर जो कि पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकाने थे वहां पर आक्रमण किया और उसके बाद में एक्ट ऑफ वॉर जो है वो डिक्लेयर हो गया कि अब पाकिस्तान इन वॉर एंड भारत जो है वो भी युद्ध के अंदर जो है वो शामिल हो चुका है। लेकिन क्या वाकई में युद्ध की स्थिति को डिक्लेयर करने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक पड़ती है? इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं 1947 से। 1947 के अंदर भारत आजाद होता है और भारत के साथ साथ में पाकिस्तान को भी आजादी मिलती है। पाकिस्तान को आजादी मिलती है अपनी मानसिकता से। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद एक देश बनता है और 15 अगस्त 1947 को भारत एक आजाद बनता है। पाकिस्तान को यह नागवारा था कि मुस्लिम जो संप्रदाय है वो आखिरकार भारत में क्यों रह रहा है। साथ ही में यह भी उसको एक कहीं ना कहीं गरज थी कि कश्मीर के अंदर जो रहने वाले मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं वो आज भारत के साथ में कैसे मिल गए हैं। कैसे मिल गए हैं मतलब, जब भारत आजाद हुआ था तो ब्रिटिश ने हमारे साथ में एक शर्त रखी थी कि जो भी रियासतें हैं वो अगर स्वतंत्र होना चाहती हैं तो वो स्वतंत्र हो सकती हैं। इस बीच हमारे 3 रियासतें थी। एक तो जम्मू एंड कश्मीर थी, जूनागढ़ थी और हैदराबाद थी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद के निजाम को हमने वहां पर ऑपरेशन पोलो चलाकर पुलिस कार्रवाई के तहत हैदराबाद को भारत के अंदर मिलाया। बात करते हैं फिर जूनागढ़ की, जो कि गुजरात के अंदर है। जूनागढ़ के अंदर जनमत संग्रह करवाया गया और जूनागढ़ की जनता भारत के साथ में थी और फिर उसके साथ में ही जनमत संग्रह के आधार पर ही जूनागढ़ को शामिल कर लिया गया। बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की, जहां पर सबसे ज्यादा जो है आज विवादास्पद स्थिति है। वहां की जनसंख्या मुस्लिम है और पाकिस्तानियों को यह लगता था कि वहां की मुस्लिम जनसंख्या पाकिस्तानियों का साथ देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां के जो राजा थे वो राजा हरि सिंह थे और जिस समय भारत आजाद हुआ तो कश्मीर यानी कि पाकिस्तान ये चाहता था कि कश्मीर उसका हो जाए, इसलिए पाकिस्तान की सेना की मदद से कबायली आक्रमण कश्मीर के ऊपर किया गया और वहां से राजा हरि सिंह जो है वो दिल्ली के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में आते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह कहा कि अगर आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं तो हम आपका साथ देंगे, हम हमारी आर्मी जो है वो कश्मीर के अंदर भेजेंगे जो कि पाकिस्तानी सेना को बाहर खदेड़ देगी। लेकिन जैसे ही हमारी सेना वहां पर पहुंचती है उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू यूएन के पास में जाते हैं और यूएन से एक प्रस्ताव जो है वो पारित होता है। वहां से यह ऑर्डर पास होता है कि जो जहां पर है वहीं पर रह जाए। इसीलिए आज पाकिस्तान जहां पर खड़ा हुआ था उस समय वहां पर ही एलओसी बन गई थी। तो एलओसी के आप लोग देखते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ जो है वो भारत है। आज बात यह है कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर आज उससे कम बातचीत नहीं चल रही है। भारत की तरफ से बयान भी आ चुका है कि पीओके से कम जो है वो बातचीत नहीं की जाएगी। लेकिन 1947 के अंदर जो युद्ध किया गया उसके लिए क्या संसद की अनुमति ली गई?
नहीं, उस समय संसद से कोई भी अनुमति नहीं ली गई। जवाहरलाल नेहरू ने सीधे तौर पर कह दिया था कि सैनिकों को खुली छूट है, वो अपने हिसाब से इस युद्ध को लड़ सकते हैं। तो पहले युद्ध के अंदर हमने किसी भी संसद की अनुमति नहीं ली। दूसरा युद्ध हमने चाइना के साथ में 1962 के अंदर लड़ा, जिस समय चाइना ने डोकलाम क्षेत्र पर अतिक्रमण करना शुरू किया, क्योंकि हमने 1958 और 59 के अंदर तिब्बत को आजाद करवाने की कोशिश की थी। लेकिन उस बीच दलाई लामा भारत के धर्मशाला के अंदर आ गए थे और हमने तिब्बत को यहां पर शरण दी। इसे चाइना बड़ा नाराज था और चाइना ने अरुणाचल प्रदेश से अपना जो है अतिक्रमण करना शुरू किया। वहां से युद्ध की स्थितियां पैदा होती हैं। लेकिन उस समय जवाहरलाल नेहरू ने बातचीत की चाइना के साथ में और ये कहा कि ठीक है, हम लोग जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं। और 1962 के अंदर अक्साई चीन का क्षेत्र हमने खोया। लेकिन उस समय भी हमने संसद में केवल इसकी चर्चा की, लेकिन युद्ध की स्थिति जो है वो कभी भी हमने डिक्लेयर नहीं की कि हम लोग संसद से इसके प्रस्ताव को पारित करवाएंगे और युद्ध की स्थिति जो है वो डिक्लेयर करवाएंगे। आगे हम लोग बात करते हैं 1965 के अंदर। इस समय लाल बहादुर शास्त्री जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे, उनकी अध्यक्षता के अंदर इस युद्ध को लड़ा गया था। 1965 के अंदर हमने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने 3 सितंबर 1965 को संसद के अंदर यह प्रस्ताव जरूर रखा कि हम लोग पाकिस्तान के साथ में युद्ध करेंगे। लेकिन उस समय समर्थन ही इतना मिल गया, उसकी बदौलत जो है वो अनुमति लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी और हमने पाकिस्तान को वहां पर शिकस्त दी। बात करते हैं 1971, जिस समय हमने बांग्लादेश को आजाद करवाया। इस समय इंदिरा गांधी ने खुली छूट दे दी थी सेना को कि आप जिस भी तरीके से अपनी मन मर्जी जैसे भी लड़ना चाहे पाकिस्तान के साथ में लड़ सकते हैं। और इस समय ही बांग्लादेश को आजाद करवाया और शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने थे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने भारत को समर्थन दिया। लेकिन बात है संसद की, क्या संसद से इसकी अनुमति ली गई थी? तो यह पहला युद्ध ऐसा था जिस समय संसद की अनुमति ली गई, संसद से एक प्रस्ताव पारित करवाया गया और पारित करवाने के बाद ही हम लोग युद्ध क्षेत्र के अंदर कूद गए थे। बात यह भी है कि 1971 के अंदर हमने इमरजेंसी जो है उसको भी डिक्लेयर कर दिया था। आपातकाल की स्थिति हमने घोषित की थी। इसके आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि इसकी क्या संवैधानिक पृष्ठभूमि हो सकती है। अब बात यह है कि संसद से अनुमति कैसे ली गई। जिस समय इंदिरा गांधी शासन के अंदर थी, प्रधानमंत्री थी, उस समय संसद के अंदर इस बात की चर्चा की गई कि हम लोग पाकिस्तान के साथ में युद्ध पर जा सकते हैं और साथ ही में हमको बांग्लादेश को भी आजाद कराना पड़ेगा। इसके समर्थन के अंदर, इसके पक्ष और विपक्ष के अंदर वोटिंग करवाई गई और यह बताया गया कि युद्ध की घोषणा जो है वो की जाती है और एक प्रस्ताव पारित होता है और उसके बाद में हमने युद्ध की घोषणा कर दी पाकिस्तान के साथ में। फिर बात करते हैं हम लोग कारगिल वॉर की। 1999 के अंदर कारगिल जो पोस्ट है वहां पर पाकिस्तान के सैनिकों को देखा गया था एक चरवाहे के द्वारा और उसके बाद में ही हमने जो है हमारी तरफ से युद्ध की स्थिति जो है वो वहां पर डिक्लेयर कर दी। अटल बिहारी वाजपेयी जिन्होंने सेना को खुली छूट दी कि आप अपनी तरफ से जैसी भी कार्रवाई करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन इस समय भी हमने कोई भी कैसी भी जो है संसद से अनुमति नहीं ली। इसका अर्थ यह हुआ कि हमने 1999 तक केवल एक बार जो है वो संसद से अनुमति ली है, जबकि 3 बार संसद के अंदर चर्चाएं की है। वो 3 चर्चाएं थी 1962 के अंदर, 1965 के अंदर और 1971 के अंदर। लेकिन अब बारी है आज की। आज 2025 के अंदर पाकिस्तान के साथ में हम लोग युद्ध के अंदर शामिल हो चुके हैं। लेकिन बात यह है कि अगर युद्ध में शामिल होते हैं तो क्या संसद से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है? तो सीधे तौर पर मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि भारतीय संविधान के अंदर इसका कोई भी जिक्र नहीं है। लेकिन देश, पूरे विश्व के अंदर ऐसे और भी कई देश हैं जहां पर अगर कोई भी देश युद्ध के अंदर शामिल होता है तो वहां पर संसद की अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन भारत के अंदर ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। जो भी राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो अपने निर्णय के अनुसार इस युद्ध की घोषणा कर सकते हैं। साथ ही के अंदर हमारे यहां पर पार्लियामेंट्री कमेटी बनी हुई है। वो पार्लियामेंट्री कमेटी इस बात की जांच करती है कि क्या वाकई में हम लोग युद्ध के अंदर शामिल हो सकते हैं। उसके बाद में वो युद्ध जो है वो डिक्लेयर किया जाता है और हम लोग हर तरीके से युद्ध को जो है वो पैमानों के ऊपर मापते हैं कि किस तरीके से हमको हमारी नेवी का यूज करना है, आर्मी का यूज करना है और एयरफोर्स का यूज करना है। अगर हम लोग हमारे भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है जो कि कमांड करता है कि कब आपको आक्रमण करना है। अनुच्छेद 352 जो कि आपातकाल की घोषणा को लेकर पूरा जो है वो पृष्ठभूमि बनाता है। संसद की मंजूरी जरूरी है लेकिन युद्ध शुरू करने के लिए कोई भी स्पष्ट प्रक्रिया नहीं है। बात यह है कि आपातकाल को डिक्लेयर करना है तो फिर संसद की अनुमति लेना जरूरी है और मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर
आपातकाल घोषित हो सकता है, जैसे 1971 के अंदर हुआ, 1962 के अंदर भी हुआ था और 1975 में भी हुआ था। लेकिन इनमें से 1962 और 1971 वो दो परिस्थितियां ऐसी थी जिस समय हम लोग युद्ध में थे और आपातकाल की घोषणा भी हमने की थी। लेकिन इस समय संसद से कोई भी परमिशन नहीं ली गई थी अपार्ट फ्रॉम 1971। युद्ध जैसी स्थिति में सरकार संसद को सूचित करती है, लेकिन पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। रक्षा मंत्रालय और कैबिनेट की सुरक्षा समिति फैसला लेती है कि हमको जो है किस तरीके से युद्ध करना होता है। लेकिन एक बार अगर युद्ध घोषित हो जाता है तो फिर नेवी, एयरफोर्स और आर्मी को यह बता दिया जाता है कि आप अपनी रणनीति को तैयार रखें। और इसी रणनीति का नतीजा यह है कि हाल ही में भारत ने कराची पोर्ट की तरफ अपने जो जहाज है उनको तैनात कर दिया है कि जिस समय भी आपको कमांड मिले, राष्ट्रपति महोदय यस कह देते हैं तो आपको कराची पोर्ट की तरफ कूच करनी है। और इसके लिए मैंने पहले आपको ऑपरेशन ट्राइडेंट भी पढ़ाया था कि ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत किस तरीके से हमने कराची पोर्ट 1971 के अंदर तबाह किया था और उनके ऑयल रिजर्व्स को भी तबाह कर दिया था। तो यहां से स्पष्ट है कि युद्ध की स्थिति होती है तो संसद की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, खासतौर पर भारत के अंदर। लेकिन कई देश ऐसे हैं जहां पर युद्ध के लिए परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ती है। खासतौर पर ब्रिटेन के अंदर आप लोग देखेंगे तो वहां पर परमिशन लेनी पड़ती है, अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन भारत के अंदर ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या भारत और पाकिस्तान के साथ में युद्ध छिड़ेगा तो कौन जीतेगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपने मन स्थिति के विचार जो है वो जरूर लिखिएगा। और भारत अगर जीतता है तो भारत के अंदर सबसे गजब का हथियार कौन सा है जो कि आज भारत को युद्ध जिता सकता है, इसका भी मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर कीजिएगा। ठीक है, चैनल के ऊपर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ये चैनल आपका है। इस चैनल को आगे बढ़ाइए, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।